हे एवरीवन, वेलकम टू एलिवेटर। एलिवेटर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम गौरव है और इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस। ओके, तो ये 5 दिसंबर का जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था उसके मैंने क्वेश्चन उठाए हैं जीएस के और इनका एनालिसिस हम करेंगे। इस एनालिसिस से दो लोगों को फायदा होगा। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को जांच पाएंगे और जो अ, अभी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी शुरू कर रहे हैं वो जीएस के प्रश्नों का लेवल देख पाएंगे, जिससे वो अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट टू द डेफिनेशन ऑफ ओलिगोपॉली। ओके, सो ओलिगोपॉली एंड निम्नलिखित में से कौन सा अल्प अधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मार्केट क्या होता है। तो मार्केट के तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, मोनोपॉली, ओलिगोपॉली और डुओपॉली। मोनोपॉली का मतलब होता है एक अधिकार। जैसे कोई एक कंपनी है जो सिंगल सेलर है, उसके आसपास कोई और नहीं है। जैसे इंडिया की अगर मैं एग्जांपल दूं तो इंडियन रेलवे, अगर आपको रेल से यात्रा करनी है तो आप सिर्फ इंडियन रेलवे से ही यात्रा कर पाएंगे। तो इंडियन रेलवे का क्या है, इंडिया में मोनोपॉली है, एक अधिकार है। ठीक है। ऑलिगोपॉली की अगर हम बात करें तो ऑलिगोपॉली का मतलब होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां, लेकिन कुछ कंपनियों के हाथ में वो सारी चीजें हैं। जैसे मान लिया कि 20 से 25 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और और ये कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो इनके बीच में ओलिगोपॉली होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आजकल आप लोग स्मार्टफोन यूज करते हो, तो जो स्मार्टफोन्स आप यूज करते हो वो ओलिगोपॉली का एग्जांपल होगा। क्यों होगा? क्योंकि करीब 20 से 25 मोबाइल फोन की कंपनियां हैं जो फोन बना रही हैं। अब इनके बीच में क्या होगा, कट थ्रोट कंपटीशन होगा कि अगर एक कंपनी अपने प्राइस गिराती है तो दूसरी कंपनी को भी अपने प्राइस गिराने पड़ेंगे। ठीक है, तो इनके बीच में कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। तो इसको हम बोलेंगे फ्यू सेलर, कम कंपनियां, बड़ी कंपनियां, और इनके बीच में कट थ्रोट कंपटीशन, बहुत गजब का कंपटीशन हो, इन सारी कंपनियों को बोला जाएगा ओलिगोपॉली। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होगा स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनियां। एक और चीज होती है डुओपॉली। ओके, सो डुओपॉली का मतलब होता है द्वय अधिकार, जहां पे दो कंपनियों के अधिकार हो और दो कंपनियों की मोनोपॉली हो, ये आप बोल सकते हो। जैसे मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, एक कंपनी है जिसका नाम है ओला और एक कंपनी है जिसका नाम है उबर। तो ओला और उबर ये दो कंपनियां हैं जो टैक्सी के रूप में ये दोनों का ही बराबर अधिकार है। तो ओला और उबर क्या हो जाएगा, डुओपॉली में आ जाएगा। ठीक है, तो मोनोपॉली, ओलिगोपॉली और डुओपॉली। अब हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन क्या है। तो द सिगरेट इंडस्ट्री, द बार्बर शॉप, द वेल्डिंग शॉप एंड द वीट ग्रोइंग फार्मर। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं बार्बर शॉप। क्या बार्बर की जो शॉप है वो 20 से 25 है इंडिया में? नहीं, ये तो लाखों हो सकती हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं सही है। इसके बाद हम देखते हैं वेल्डिंग शॉप, ये भी लाखों हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद गेहूं पैदा करने वाला किसान, ये तो ऑप्शन से बाहर ही है। हाँ, हम सिगरेट उद्योग को बोल सकते हैं कि सिगरेट के जो कंपनियां हैं वो लिमिटेड होंगी 10 से 15। और अगर मान लिया कोई एक सिगरेट की कंपनी अपनी सिगरेट की वैल्यू बढ़ा देती है या कम 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 कर देती है, तो दूसरे सिगरेट की जो इंडस्ट्री होगी, जो फर्म होगी, उसको भी अपने रेट क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके बीच में क्या होगा, कट थ्रोट कंपटीशन होगा। ओके, तो पहला सवाल होता है। दूसरे सवाल पे हम आते हैं कि वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन। ओके, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है। सबसे पहले देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। तो कोई एक मार्केट है, उसके अंदर अगर आपको परफेक्ट कंपटीशन लेके आना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तीन लोग हैं, ए, बी और सी। ठीक है, ए मान लिया लेट से कि ए पिज्जा बेचता है और बी मान लिया लेट से कि बी इडली डोसा बेच रहा है और सी मान लिया ब्रेड बेच रहा है। ओके, तो अब ये बताओ कि ए पिज्जा बेच रहा है, बी इडली डोसा बेच रहा है और सी ब्रेड बेच रहा है। तो क्या मैं इसको परफेक्ट कंपटीशन बोलूं? यहाँ 100 लोग खरीदने वाले हैं, ठीक है, इनके पास पैसा है, तो ये क्या खरीदेंगे, सबसे ज्यादा पिज्जा खरीदेंगे। ठीक है, जिनके पास थोड़ा सा कम पैसा होगा वो इडली डोसा खरीदेंगे। तो ये परफेक्ट कंपटीशन नहीं है। पिज्जा वाले को कोई एफर्ट नहीं डालने पड़े, इडली डोसा वाले को थोड़े से एफर्ट डालने पड़ेंगे, और ब्रेड बेचने वाले को दिन भर ब्रेड ब्रेड चिल्लाना पड़ेगा। तो ये परफेक्ट कंपटीशन नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन तब होगा जब ए, बी और सी तीनों ही क्या बेच रहे हो, पिज्जा बेच रहे हो। ठीक है, अब ए के पास डोमिनोज का पिज्जा है, बी के पास लेट से जो दूसरी कंपनी है मैकडी का पिज्जा है, और सी के पास पिज्जा हट है। तो अब इन तीनों के बीच में क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा, और ये क्वालिटी के बेसिस पे इसको बेचेंगे। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन क्या थे। तो पहला ऑप्शन है कि प्रोडक्ट
डिफरेंशिएशन, उत्पादन में विभेदन, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। किसी एक समय में एक जैसे उत्पादों के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्य, नहीं। से रेट अगर सेम होंगे तभी परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है, ठीक है। अगर अलग अलग, मान लिया कि ए का पिज्जा, बी का पिज्जा और सी का पिज्जा, ए 100 रुपए में पिज्जा बेच रहा है, बी 50 रुपए में बेच रहा है, तो लोग 50 रुपए का पिज्जा खरीदेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सी है मैनी सेलर्स एंड फ्यू बायर, ऐसा नहीं हो सकता कि विक्रेता अधिक हो और क्रेता कम हो। और डी पे हम देखते हैं कि एक समय में एक जैसे सामान के लिए एक जैसा मूल्य, हाँ तो ये सही आंसर है कि एक समय में एक जैसे सामान के लिए एक जैसा मूल्य, तो इनके बीच में क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन होगा। तो आप देखिए जो दो सवाल दिए गए हैं ये क्यों दिए गए हैं आपके पेपर में। तो 2016 में आप देखोगे कि जियो ने फ्री कर दिया था, जियो आया और जियो ने इंटरनेट फ्री कर दिया था 2016 में। और 2016 के बाद आप देखोगे कि वोडाफोन और इसके अलावा और भी जो कंपनियां थी, वोडाफोन, एयरटेल, ये सब मिलके चिल्लाने लगे कि नहीं ये तो मोनोपोली कर रहे हैं। तो मोनोपोली जो वर्ड है 2016 और 17 में बहुत ज्यादा रहा। दैट्स द रीजन कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और ये दोनों क्वेश्चन इसीलिए पूछे गए थे कि एक मार्केट, परफेक्ट मार्केट क्या होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। विच एजेंसी एक्ट एज अ रेगुलेटर ऑफ म्यूचुअल फंड, कौन सी संस्थान म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है, ठीक है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, इरडा है, सेबी है, आरबीआई है और डीआरआई है। पहले हम बात करते हैं इरडा। इरडा का मतलब है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका नाम ही है कि इंश्योरेंस को क्या कर रही है, ये रेगुलेट कर रही है, ठीक है। सॉरी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो इंश्योरेंस को रेगुलेट कौन करेगा, तो आईआरडीए करेगा, ओके। तो बहुत इजीली आप इसको टैकल कर सकते थे। और इसमें यही बात बोली गई है कि म्यूचुअल फंड जो आएंगे वो किस में आएंगे, इंश्योरेंस में आएंगे। जैसे कोई भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो वो एक तरह का इंश्योरेंस होता है कि आपको 10 साल के बाद, 5 साल के बाद कितना रिटर्न मिलेगा, ठीक है। हाँ, इससे एक पॉइंट याद रख लोगे, इसका हेडक्वार्टर इनिशियली दिल्ली था और अभी ये हैदराबाद में है, ओके, हैदराबाद में। दूसरा ऑप्शन था सेबी। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। और अब देखो इसका काम क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज क्या होती हैं, जैसे मान लिया भारत सरकार है और भारत सरकार को पैसे छपवाने हैं, तो और क्योंकि भारत सरकार के पास मान लिया पैसा नहीं है, और अभी जो पेंडेमिक की सिचुएशन बनी हुई है कोरोना के टाइम पे, तो मान लिया भारत सरकार को आरबीआई से पैसे छपवाने हैं। तो भारत सरकार क्या करेगी, एक पेपर लेगी और उस पेपर में स्टाम्प लगाएगी और बोलेगी ये जो पेपर है इसकी कीमत है 1 लाख करोड़, ठीक है। तो ये अब क्या हो गई, ये भारत सरकार की सिक्योरिटी हो गई। अब ये 1 लाख करोड़ की सिक्योरिटी आरबीआई को दे देगी और आरबीआई क्या करेगी, 1 लाख करोड़ रुपए छाप देगी, ठीक है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड का काम पहला तो यही होता कि जो सिक्योरिटीज हैं उनको ध्यान में रखना कि कितना पैसा भारत सरकार छपवा रही है, कितना आरबीआई को लौटा रही है। उसके साथ साथ सेबी का काम ये भी है, स्टॉक एक्सचेंज आपने सुने होंगे, जैसे मुंबई में निफ्टी सुना होगा, बीएससी सुना होगा। तो स्टॉक एक्सचेंज में कौन सी कंपनी को लिस्ट करना है, कौन सी कंपनी को बाहर निकालना है, ये काम भी कौन करेगा, सेबी ही करेगा, ओके। सो सेबी आप सभी को पता है कि 1988 में 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। रीजन क्या था कि धीरे धीरे हम आप देखोगे कि 1969 में 14 जो बैंक थी उनका क्या कर दिया गया था, नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। तो बैंकों को जब नेशनलाइजेशन किया बैंकों का, तो फिर हमें कुछ संस्थान की जरूरत पड़ी, जैसे इरडा की जरूरत पड़ी या सेबी की जरूरत पड़ी। तो आप देखोगे उसी के कुछ सालों के बाद 1988 में सेबी आया और 1992 में 1992 में ये एक्ट के द्वारा पारित हो गया, ठीक है। और अजय त्यागी साहब इसके क्या हैं, अभी चेयरमैन है इस टाइम पे, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन था आरबीआई। आरबीआई की सुन लेते हैं, आरबीआई क्या है। तो आप मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा आपको, 1914 से लेके और 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखोगे कि जो ब्रिटिशर्स हैं इनको, इनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, डाउन कर गई थी। तो अब इनको अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए इनको लगा कि बैंकों का कोई एक सेंट्रल बैंक हो जो रेगुलेटरी का काम कर सके। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक आयोग बनाया था, हिल्टन यंग आयोग है ना, हिल्टन यंग आयोग। तो हिल्टन यंग आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और जिसके तहत 1921 में आप देखोगे इंपीरियल बैंक बना, ठीक है। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट में सजेशन किया 1926 में, और इसके तहत 1934 में आप देखोगे आरबीआई बना, ठीक है। सो आरबीआई एक्ट कब आया, 1934 में। आप अब एक सवाल और पूछा जा सकता है आपसे कि आरबीआई से पहले आरबीआई का काम कौन कर रहा था,
तो इंपीरियल बैंक कर रहा था। और इंपीरियल बैंक कब बना था? तो 1921 में बना था। आरबीआई एक्ट 1934 में बना, उसके बाद 1935 में आरबीआई एक्ट के बाद आरबीआई को बना दिया गया, और 1949 में आरबीआई का क्या कर दिया गया? 1935 में आप देखेंगे तो आरबीआई संस्था सामने आती है, और 1949 में 1 अप्रैल 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया जाता है, क्योंकि जब हम आज़ाद हो जाते हैं उसके बाद, ठीक है। और अभी प्रेजेंट में आरबीआई क्या है? हमारा सेंट्रल बैंक है, बैंकों का बैंक इसको बोलते हैं। और ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है? बनाता है। मौद्रिक नीति का मतलब है कि महंगाई कम करनी है, इन्फ्लेशन कम करनी है या बढ़ाना है, इसका काम आरबीआई का है। इसके अलावा कुछ टर्म्स होती हैं, रेपो रेट हुआ, रिवर्स रेपो रेट हुआ, एसएलआर हुआ, उन पे आरबीआई काम करता है, जिसके थ्रू महंगाई कम और ज़्यादा की जा सकती है, ठीक है। इसके बाद डीआरआई की बात करते हैं, तो ये डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस होता है, और ये टैक्सेशन जो टैक्स कलेक्ट करते थे उनके लिए एक डायरेक्टर होता है, उनमें देखता है कि टैक्स में कहीं ये तो नहीं कि टैक्स कलेक्ट करने जो ऑफिसर जा रहे हैं उन्होंने टैक्स बचा लिया हो या कुछ कर लिया हो, तो उसके लिए डीआरआई काम करता था, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगले सवाल पे हम चलते हैं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? अभी मैंने बताया था कि 1921 में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ लेजिस्लेचर? अभी समझते हैं, एक सरकार अगर होती है तो एक सरकार के 3 स्तंभ होते हैं, 3 पिलर होते हैं। वैसे तो 4 होते हैं, चौथा जो पिलर है उसको हम मीडिया को चौथा पिलर बोलते हैं, बट आजकल नहीं बोल सकते क्योंकि मीडिया छोड़ो, मैं क्या बोलूं। हाँ, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी 3 पिलर होते हैं। लेजिस्लेचर का जो काम होता है, इसका काम होता है कानून बनाना। लेजिस्लेचर में कौन आ जाएगा? आपकी पार्लियामेंट आ जाएगी, ओके। तो पार्लियामेंट क्या करती है? कोई भी लॉ बनाती है, तो पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बनाया, अब उस लॉ को एग्जीक्यूट कौन करेगा? तो कार्यपालिका वाले। मान लिया आईएएस ऑफिसर है या आईपीएस है, आपने कोई एक, भारत सरकार ने कोई एक स्कीम बनाई, है ना। जैसे मान लिया भारत सरकार ने बोला कि किसानों की आय दुगनी करनी है, उसके लिए हम कोई एक स्कीम लेके आ रहे हैं, तो उस स्कीम को गांव गांव तक पहुंचाना, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जीक्यूट करना, ये काम किसका होगा? आईएएस आईपीएस लोगों का। अब ये जो लॉ सरकार ने बनाया है, क्या ये इस लॉ से किसी का हनन तो नहीं हो रहा? मतलब किसी की अपनी जो आज़ादी है उस पर कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा? ये कौन देखेगा? ये जुडिशरी देखेगी। अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा तो ये लेजिस्लेचर को बोलेंगे नहीं भाई ये लॉ काम नहीं करेगा, आप दूसरा लॉ बना। तो इस तरह से हमारी सरकार चलती है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया है, अब निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? तो मेकिंग लॉ बनाना तो ऑब्वियसली है ही, ठीक है। इसके बाद बजट बनाना, बजट पारित करना और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। तो हम ए काम है, इसके बाद डी काम है। डी कैसे? कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। जब ये लॉ बनाएंगे इसके बाद देखेंगे कि कार्यपालिका एग्जीक्यूशन हो रहा है किसी भी लॉ का या नहीं हो रहा है। अब इन 2 क्वेश्चंस को देखिए, 2 ऑप्शन को, बी और सी, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। बजट बनाना और बजट पारित करना। बजट एक सिंगल हैंडेडली बंदा बनाता है जिसका नाम है फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। ये भारत सरकार का एक्सपेंडिचर देखेगा कितना खर्चा है, और भारत सरकार का रेवेन्यू देखेगा कि कितनी आय है, उसके हिसाब से ये एक एस्टिमेटेड बजट बनाता है। लेकिन बजट पारित कौन करेगा? तो बजट पारित कहाँ होता है? पार्लियामेंट में होता है। तो इसका मतलब है कि व्यवस्थापिका का कार्य क्या नहीं होगा? तो बजट बनाना नहीं होगा। तो डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगले सवाल पे हम चलते हैं, हु इज द पायनियर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी? अब देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है, ये स्टेट से रिलेटेड है। आप देखोगे 15th 16th सेंचुरी में, ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है और ये नहीं देना चाहिए था वैसे मेरे हिसाब से, कांस्टेबल के लायक बिल्कुल भी नहीं था। तो 15th और 16th सेंचुरी में स्टेट को लेके बहुत सारी चीजें आई थी। लोग बोलते थे, स्टेट को बोलते थे कि स्टेट तो कोई एक दैवीय शक्ति है ना। या फिर स्टेट को बहुत सारे लोग बोलते थे कि शक्ति का सिद्धांत है, इसमें पावर बहुत होती है। लेकिन जब आप देखोगे न्यूटन वगैरह 16th-17th सेंचुरी में आए तो उन्होंने बोला कि ये स्टेट के पास कोई पावर आवर नहीं है। देखो देवीय शक्ति इसको क्यों बोला गया स्टेट को पहले? तो पहले के लोग थे वो देखते थे कि यार ये अर्थ है, सूरज, ये सन आया और सन चला गया, तो इनको लगता था कि सन कुछ तो है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। फिर इसके बाद ये बारिश हो जाती थी तो इनको लगता था कि कोई ऐसे भगवान हैं जो इस पूरे स्टेट को चला रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इन्होंने बोला स्टेट को कि एक देवीय शक्ति है। बाद में जब न्यूटन बाबा आए तो न्यूटन ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ये ग्रेविटी है, ठीक है।
तो ये साइंस की चीजें जब इन्होंने बात करना स्टार्ट कर दी तो बाद में 3 लोग आए, हॉब्स आए, लॉक और रूसो, और इन लोगों ने बोला कि स्टेट क्या है, स्टेट सोशल कॉन्टेक्ट से बनता है। ठीक है, सोशल कॉन्टेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सोशल कॉन्टेक्ट से कैसे कि एक इंसान जब पैदा होता है उसके बाद वो सबसे पहले अपने माता पिता से मिलता है, फिर उसके दोस्त बनते हैं, फिर दोस्त के बाद उसको पता चलता है कि उसको कहाँ जॉब करने जाना है, क्या उसको पॉलिटिक्स में जाना है या उसको आईएएस बनना है या क्या। तो ये सोशल कॉन्टेक्ट हो रहा है और इससे स्टेट बन रहा है। तो इसका सही आंसर होगा कि सोशल कॉन्टेक्ट जो थ्योरी है वो किसने दी थी, तो हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों ने ही दी थी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। By which constitutional amendment Delhi was provided with legislative assembly, है ना। तो ये बहुत अच्छा सवाल था क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आप बनने जा रहे हो और दिल्ली में विधानसभा की स्थापना कब हुई, ये बहुत ऑब्वियस है कि आप सब पूछा जाना था। ठीक है, तो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना हुई, तो 74 तो नहीं हो सकता, ये आप याद रख लेना। 74 और 73 दोनों इंपॉर्टेंट है। 74th जो अमेंडमेंट हुआ था इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9A है ना, भाग 9 को ऐड किया गया था, और जिसके द्वारा जो शहर हैं उनमें नगर पालिकाएं है ना, नगर पालिकाएं, म्यूनसिपैलिटीज की बात करी गई थी कि नगर पालिका कैसे होगी। ऐसे ही 73 जो अमेंडमेंट हुआ था इसमें भाग 9 को जोड़ा गया था और इसमें पंचायत की बात करी गई थी, गांव में पंचायत कैसे होंगी, ये कैसे काम करेंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 69। हाँ 69 सही है। 69 जो अमेंडमेंट हुआ था इसके द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, विधानसभा बनाने का कार्य स्टार्ट हुआ था। 61 भी इंपॉर्टेंट है। 61 संविधान संशोधन ये बोलता है कि आपकी जो वोटिंग देने की जो पावर थी, पहले 21 वर्ष थी, उसको घटा के कितना कर दिया गया था, 18 वर्ष। अब अभी आप जो वोट देने जाते हो वो कितने साल के हो जाते हो, आप 18 साल के हो जाते हो वोट देने जाते हो ना। तो पहले ही 21 था, 21 से घटा के 18 कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जो मेच्योरिटी लेवल है, आप जितना पढ़ते जाओगे उतना ही आपके देश में जब जब शिक्षा बढ़ेगी, जब एजुकेशन अच्छी होती चली जाएगी तो आपका मेच्योरिटी लेवल बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो इसी वजह से आप देखोगे कि 21 से 18 कर दिया था। अगले सवाल पे हम आते हैं कि आर्टिकल 368 किससे डील करता है। अनुच्छेद 368 वर्णित करता है आपातकाल की घोषणा, बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे ये बताओगे 3 तरह के आपातकाल होते हैं, 352, 356 और 360, तीनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, 352 आर्टिकल 352 भी आपातकाल से डील करता है, 356 भी आपातकाल से डील करता है और 360 भी आपातकाल से डील करता है। ठीक है, 368 का अगला ऑप्शन देखते हैं, विशेष परिस्थिति में मूल अधिकारों का हनन, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो आपातकाल का ही इन्होंने एक रेसिप्रोकल दे दिया कि कौन से इमरजेंसी के टाइम पे आपके अधिकार चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि न्यायपालिका को रिट जारी करने की शक्ति, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 368 संविधान संशोधन की शक्ति, हाँ संविधान में संशोधन अगर करना है तो इससे डील करता है आर्टिकल 368। ओके, और ये जो प्रोसेस है ये हमने साउथ अफ्रीका से ली है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, कौन सा हड़प्पन स्थल हरियाणा में स्थित है। ओके, देखो ये सवाल क्यों पूछा गया, 2016 में आप देखोगे कि बहुत सारे साइट्स खोदी जा रही थी। ठीक है, अलग अलग जगह पे नई नई साइट्स मिल रही थी, तो देखा जा रहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से सिमिलर है या नहीं, इसलिए ये सवाल आपसे उठा लिया गया। तो हरियाणा में कौन है, धोलावीरा तो हरियाणा में नहीं है। सिंधु घाटी अगर हम सभ्यता की बात करें तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, हड़प्पा क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहला जो स्थल था, फर्स्ट साइट जो हमने खोजी थी वो हड़प्पा थी, इसीलिए इसको हम हड़प्पा भी बोलते हैं। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो लगभग 12,99,600 स्क्वायर फीट है ना, वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है पूरा। और इसका जो शेप है वो त्रिभुजाकार है, ट्राइंगुलर शेप में है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊं तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको आलमगीर मिलेगा उत्तर प्रदेश में, मेरठ के आसपास। यहाँ पे महाराष्ट्र में आपको दायमाबाद मिलेगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे आपको मिलेगा सुतका गेंडोर, और यहाँ पे आपको मिलेगा मांदा। ठीक है, तो ये आप कनेक्ट करोगे जब डॉट्स को तो ये ट्राइंगल शेप बनेगा। ठीक है, तो त्रिभुजाकार सभ्यता थी, 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर में फैली थी। तो हम इसकी साइट्स की बात करते हैं, धौलावीरा ये जो साइट है ये गुजरात में है। ठीक है, और गुजरात में भी कहाँ पर है, तो ये कच्छ में है, कच्छ में लूनी नदी के किनारे पे है। राखीगढ़ी की हम बात करते हैं, हाँ राखीगढ़ी हमें हरियाणा में मिलता है। ठीक है, राखीगढ़ी ये हरियाणा में कहाँ मिलेगा, तो हिसार में मिलेगा, हरियाणा हिसार।
ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इंडिया में सबसे बड़ा जो साइट है वो कौन सी है, वो राखीगढ़ी है। ठीक है। कालीबंगन की अगर हम बात करें तो कालीबंगन हमें मिलेगा राजस्थान में। ओके। और राजस्थान में भी कहाँ, तो हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला। आलमगीरपुर आपको पता ही है कहाँ है, तो यह है मेरठ में। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, दिल्ली के हौज खास में स्थित चोर मीनार किसने बनवाया। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये आप तभी कर पाते जब आपको कॉन्सेप्ट पता हो, है ना। तो ये जो चोर मीनार बनवाया था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी को क्या बनना था, इसको सिकंदर सेकंड बनना था, अलेक्जेंडर सेकंड, है ना। तो अलेक्जेंडर अगर बनना है इसको, तो इसका मतलब है कि पूरी आधी दुनिया पे राज करना है। तो इसका मतलब है कि आधी दुनिया पे तुम राज तभी करोगे जब भारत पे राज करोगे। ठीक है। तो इसने सबसे पहले भारत पे राज करना स्टार्ट किया, और भारत पे आप राज या भारत पे कब्जा तभी कर पाओगे जब आपके पास दो चीजें हो, आपके पास सेना मजबूत हो। ठीक है। सेना आपकी कब मजबूत होगी, जब सेना को आप क्या देना स्टार्ट करोगे, कैश सैलरी देना स्टार्ट करोगे, नगद वेतन। ठीक है, नगद वेतन। तो ये सारी चीजें इसने चलाई थी। सेना, इस स्टैंडिंग आर्मी किसके पास थी सबसे पहले, तो अलाउद्दीन खिलजी के पास। रीजन क्या था, क्योंकि आर्मी को क्या देना स्टार्ट कर दिया था, नगद वेतन। इसके साथ साथ इसने इकोनॉमिकली बहुत रिफॉर्म्स किए थे। मार्केट रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि अलाउद्दीन के टाइम पे कोई भी व्यापारी मतलब थोड़ा व्यापारी क्या करते हैं, मान लिया कि आपने 1 किलो चीनी ली, ठीक है, 1000 ग्राम, तो ये क्या करेंगे, नीचे वो चुम्बक उम्बक लगा के और आपको 800 ग्राम ही चीनी देंगे, 200 ग्राम का कट्टा कर लेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आप देखोगे कि मार्केट रिफॉर्म्स हुए तो ये सारी चीज़ें बंद करवा दी गई थी। इसने स्पेशल सिपाही जो गुप्तचर हैं उनको नियुक्त किया और देखा कि ऐसी चीज़ें तो नहीं हो रही हैं, और इनमें से जो चोर लोग पकड़े जाते थे उनको क्या किया जाता था, एक मीनार पे टांग दिया जाता था। तो चोर मीनार जो बनवाया था वो किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करें तो कुतुब मीनार बनवाया था इसने दिल्ली में। ठीक है। और 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था अजमेर में। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक का ये चचेरा भाई था, और मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज इतनी बेकार थी कि दिल्ली सल्तनत में क्राइसिस आ गया। ठीक है, डिक्लाइन करने लग गई। तो इसने क्या किया, सबसे पहले टैक्सेशन कम किया, जितने भी टैक्स थे, लगभग 24 टैक्स थे, सबको हटा दिया था इसने। ठीक है। और जब ये टैक्सेशन कम करेगा तो इनकम कम हो जाएगी स्टेट की। अब इनकम कम हो जाएगी तो इसने क्या किया, कुछ रिफॉर्म्स किए। तो इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण किया, कैनाल्स, 5 बड़ी नहरें बनाई, 300 से ज्यादा नए शहर बनाए, सिटीज। ठीक है। 1200 के आसपास इसने फ्रूट गार्डन बनवाए, फ्रूट, फलों के उद्यान, जिससे इनकम बढ़ सके किसकी, स्टेट की। ठीक है। अगला ऑप्शन था अकबर। अकबर की बात करें तो ये मुगल्स में आते हैं, ग्रेट मुगल के अंदर अकबर आएगा। ठीक है। 1542 में इसका जन्म होता है, और उसके बाद अकबर के पास नवरत्न था, और नवरत्न के अलावा लगभग पूरे इंडिया को अकबर ने जीत लिया था। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने ये 10 सवाल देखे। आई होप कि इन 10 सवालों से आपको कुछ फ़ायदा हो और आप एक एनालिटिकल वे में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। देखें कि ये क्वेश्चन क्यों पूछे गए थे, कितने क्वेश्चन आपको इसमें से सही आए, कितने नहीं आए। तो ये पहला हमारा सेट कंप्लीट हुआ एनालिसिस का। ऐसे ही हम और भी सेट लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।